हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विशिष्ट प्रश्न हैं, उनका हम एक तरह से विस्तार से सविस्तार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान की हम तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे। तो आमतौर पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, तीन विषय से अमूमन पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, इनमें से महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान। तो अब हम विस्तार से लगातार आगे से आगे जिस प्रकार से वीडियो बनेंगे, सब में हम सामान्य ज्ञान के इन तीनों विषयों में से पूछे जाने वाले, आमतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास के। हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको इतिहास के विभिन्न बिंदुओं में से प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इतिहास से। इतिहास में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किन बिंदुओं से पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के, जैसे विद्यार्थियों से हम मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं विद्यार्थी, ये कहते हैं कि सर, जैसे साइंस फील्ड का कोई विद्यार्थी है, आमतौर पर ये समस्या रहती है साइंस फील्ड के विद्यार्थियों की कि सर जीके याद तो कर लेते हैं पर लेकिन समझ में नहीं आता, तो क्या करें, कैसे करें। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, जैसे हम इतिहास में से पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अगर हम अध्ययन करें या उनकी तैयारी करें, तो इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी चीज होती है कि इतिहास की टाइम स्केल के अनुसार वर्गीकरण किया जाए और उसका एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में फिक्स हो। उसी के आधार पर या उसी के अनुसार हम इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, उनका उत्तर हम दे पाएंगे। तो इतिहास से संबंधित विभिन्न कालक्रमों में, विभिन्न समय में, विभिन्न कालांतरों में जो जो घटनाक्रम घटित हुए, उन घटनाक्रमों का लेखा जोखा विधिवत और विभाजन, सटीक विभाजन करके अगर हम याद करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से ये प्रश्न याद होते हैं। तो इतिहास के संबंध में सामान्यतः सबसे पहले हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इतिहास जो है, इस विषय में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किस विद्वान को कहा जाता है? एक विद्वान है, यूनानी विद्वान थे। कहां के विद्वान थे? यूनान के। यूनानी विद्वान, नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था इनका हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक था हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये इतिहास का पिता की संज्ञा इसको किसने दी थी? सबसे पहले सिसरो ने दी थी। सिसरो ने हेरोडोटस को हिस्टोरिका पुस्तक जो लिखी थी, उसके बाद इतिहास का पिता होने की संज्ञा दी थी। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान थे। एक लाइन में अनेकों प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो पुस्तक थी उसमें एक युद्ध की को मुख्य भूमिका में इन्होंने लिया था, युद्ध के घटनाक्रम को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था? सिसरो ने। हेरोडोटस कहां के थे? यूनान के, यूनानी विद्वान। तो इतिहास से संबंधित ये सामान्य जानकारी
जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। अब हम इतिहास का अध्ययन जब करते हैं तो इतिहास के अध्ययन में काल क्रमानुसार इतिहास का अध्ययन करें। हमेशा ध्यान रखें इतिहास का काल क्रमानुसार। जैसे भारत का इतिहास अगर हमें पढ़ना है, याद करना है, समझना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसका कालक्रम निर्धारित करें, इसका वर्गीकरण करें। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसके पश्चात मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक। इस प्रकार से 3 कालों में भारतीय इतिहास को बांटा गया। अब ये तो हो गया इसका कालक्रम। इतिहास से संबंधित जब हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो इससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि इतिहास की ये बातें हमें जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त कहां से होती है, इसका स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है, किन सोर्स के द्वारा ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानकारियां प्राप्त होने के लिए कई सोर्स होते हैं। उन सोर्स को, स्रोतों को का वर्गीकरण किया गया है। अमूमन आमतौर पर हम इनको भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको 4 भागों में बांटते हैं। भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है इनको हम मूलतः 4 भागों में बांटते हैं। इतिहास के स्रोतों को हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में सबसे पहला भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है धर्म ग्रंथों से। तो एक तो भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर इसके पश्चात तीसरा है पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य, पुरातत्व जो हमें खुदाई में, आमतौर पर खुदाई में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं, स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, ताम्रपत्रों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो जो पुरातत्व साक्ष्य हैं प्राचीन काल के, उनके आधार पर हम ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा विदेशियों द्वारा जो वृत्तांत हमें प्रदान किए गए, विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विदेशी विद्वान जो हैं, कुछ विद्वान भारत भ्रमण पर आए, कुछ विद्वानों ने अन्य घटनाक्रमों से प्रेरित होकर के, पुस्तकों से प्रेरित होकर के बहुत सारी भारतीय इतिहास के बारे में बातें लिखी हैं, वहां से भी हमें हमारी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। तो धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से और ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व साक्ष्य और विदेशी वृत्तांत, इन चारों स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब भारतीय इतिहास की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इस जानकारी को हम जब जानकारी का अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में मैंने आपको बताया प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, इसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाएं जो है, इनमें जनरली सामान्य ज्ञान के रूप में, जीके के प्रश्नों के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। वो एक तो प्रागैतिहासिक युग, जिसको हम प्रस्तर युग भी कह सकते हैं, बहुत प्राचीन युग जब मानव जंगलों में रहता है, उस समय के कुछ घटनाक्रम, कुछ साक्ष्य जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में से। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में से आप जहां भी प्रतियोगी परीक्षाएं, भारतीय संपूर्ण देश की केंद्रीय लेवल की आप परीक्षाएं दे रहे हैं, केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं दे रही हैं या राजस्थान स्तर की परीक्षाएं दे रही हैं, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में से आवश्यक रूप से प्रश्न मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम देखें सिंधु घाटी युग, प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल मानव जंगलों में, उसके पश्चात सिंधु घाटी का काल, जिसके साक्ष्य हमें काफी प्राप्त हुए हैं, काफी स्थानों से काफी सभ्यता स्थल हमें प्राप्त हुए हैं।
इसके पश्चात अगर हम देखें तो आगे काल आता है वैदिक काल, वैदिक युग, जिसके बारे में भी हमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य प्राप्त है। इसके पश्चात आता है जनपद काल, जनपद और महाजनपद, जनपद और महाजनपद काल। जनपद और महाजनपद काल के पश्चात हमारा जो कालक्रम के अनुसार अगला जो बिंदु आता है वो आता है मगध का उत्कर्ष। किसका? मगध का। मगध साम्राज्य के संबंध में आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष के पश्चात हम देखते हैं इसी काल में दो महत्वपूर्ण धर्मों का आविर्भाव हुआ था भारतीय इतिहास में। वो था जैन और बौद्ध काल, जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का काल। इसी काल में, इसी समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काफी विस्तार हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आपको मिलेगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित, महावीर स्वामी से संबंधित, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से संबंधित, जैन धर्म के ग्रंथों से संबंधित, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये ऐतिहासिक स्रोत भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इनके पश्चात काल आता है मौर्य शासकों का, मौर्य युग। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके बारे में आपको हर परीक्षा में प्रश्न मिलेगा। इतिहास में, जीके में हर परीक्षा में इनसे संबंधित आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। इसके पश्चात कुछ शक, सातवाहन, कुषाण ऐसे छोटे शासक हुए थे। इन शासकों शक, कुषाण, सातवाहन ऐसे शासक हुए थे। इन शासकों के पश्चात मुख्य काल आया था। इनका काल जो है इसी समय में साहित्य भी काफी चरम पर था। काफी अच्छा साहित्य लिखा गया था, समृद्ध साहित्य लिखा गया था, संगम साहित्य जिसको कहा गया है। और इनके पश्चात केंद्रीय शक्ति के रूप में अगला युग आया गुप्त काल, गुप्त शासकों का युग। इसके पश्चात गुप्त शासकों का युग आया और गुप्तों के पश्चात पुनः छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए। तो छोटे राजवंशों में चोल, चालुक्य, प्रतिहार, गुर्जर, पाल आदि अस्तित्व में आए। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और गुर्जर, प्रतिहार। ये उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये छोटे शासक हैं जिनका क्षेत्र जो है वो सीमित था, छोटा था। गुप्त और मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा ये छोटे शासक रहे। इन शासकों के बारे में इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो हमारे सामने आता है। अब इस प्रकार से हम इस इतिहास के, प्राचीन इतिहास के विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। ये कालक्रम यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया तो आपको इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसी संबंध में इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो पाश्चात्य विद्वानों के कथन जो है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास लेखन के संबंध में कोई अच्छी राय नहीं रखी है, नकारात्मक राय रखी है। इस संबंध में कुछ कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कुछ विद्वानों के कथन। एक तो भारतीय इतिहास में मेगस्थनीज जो यूनानी विद्वान था, राजदूत हम कह सकते हैं उसको, इसने क्या कहा था? मेगस्थनीज ने भारतीय इतिहास के संबंध में यह कहा था कि भारतीयों में लेखन कला का अभाव है। ये स्टेटमेंट याद रखना, भारतीयों में इतिहास लेखन कला का अभाव है। ये कथन किसका है? भारतीय इतिहास
के संबंध में भारतीयों में इतिहास लेखन कला का अभाव है। ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने, एक यूनानी राजदूत था भारत में। तो उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारतीय इतिहास के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। मेगास्थनीज ने यह कहा। इसके अलावा एक फारसी, उज्बेकिस्तान का रहने वाला फारसी विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने कुछ इसी प्रकार की राय भारतीय इतिहास लेखन के संबंध में रखी कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान के लोग हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते। ये किसने कहा था? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने कहा हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते। मेगास्थनीज ने कहा भारतीयों में इतिहास लेखन की कला का अभाव है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास लेखन की जो कला है उस कला पर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। इसमें ये जो विद्वान हैं इनके विचार नकारात्मक रहे, जबकि भारत में जो इतिहास है वो भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास क्या रहा है? पंचम वेद की श्रेणी दी गई है। भारतीय इतिहासकारों ने इसको शिक्षा के लिए पंचम वेद की श्रेणी दी है। किसको? इतिहास को भारतीय विद्वानों ने पंचम वेद की श्रेणी दी। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को पंचम वेद की श्रेणी दी है। पंचम वेद का मतलब अध्ययन के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तकों को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय इतिहासकारों ने पंचम वेद के रूप में किसको दर्जा दिया है? इतिहास को दर्जा दिया है। अब ऐतिहासिक स्रोत जो हैं उनके बारे में हमने जो अभी वर्गीकरण देखा था उस वर्गीकरण के अनुसार भारतीय इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में भारतीय धर्म ग्रंथ, इसके पश्चात समसामयिक या ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, और उसके पश्चात पुरातत्वक, और उसके पश्चात विदेशियों द्वारा प्रस्तुत विवरण। सर्वप्रथम हम सामान्य सी जानकारी भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में प्राप्त करेंगे। भारतीय धर्म ग्रंथ जिनसे हमें ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। तो प्राचीन काल में भारतीयों के इतिहास लेखन की जो कला थी उसमें सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, और उसी के चलते तत्कालीन समय की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी, ऐतिहासिक जानकारियां भी, ऐतिहासिक तथ्य भी हमें इन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो भारत में वेदों को ब्राह्मण साहित्य में रखा जाता है। ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है धर्म ग्रंथ या साहित्य जैन साहित्य, और तीसरा है बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, इन तीनों महत्वपूर्ण धर्मों में जो साहित्य, धार्मिक साहित्य लिखा गया है उसमें हमें ऐतिहासिक जानकारियां बहुतायत से प्राप्त होती। ब्राह्मण साहित्यों में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है वेदों। भारतीय समाज में, हिंदू समाज में वेदों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इसमें ऐतिहासिक जानकारियां जो है उनको प्रमाणिक माना जाता है, और काफी मात्रा में, बहुतायत में हमें वेदों से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अब वेद कितने हैं? कुल मिलाकर वेद हैं 4। वेदों के 4 भाग हैं, या हम कह सकते हैं वेदों की संख्या है, ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ये 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेदों में पहला स्थान आता है ऋग्वेद का। सर्वप्रथम ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद,
चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद। अब हमें सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं या किस संबंध में जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो भारत में आर्यों का आगमन, आर्य नस्ल का आगमन, आर्यों का आगमन से पूर्व और पश्चात आर्यों के संबंध में हमें जानकारी ऋग्वेद से पर्याप्त मात्रा में, पुरानी प्राचीन जानकारी भारत आने से पहले और भारत आने के पश्चात की जानकारियां हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वप्रथम लिखा गया, सबसे प्राचीन है, आर्यों से पूर्व और आर्य के आगमन से पूर्व और पश्चात की जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके पश्चात दूसरा जो वेद है जिसको कहा जाता है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये संगीत का वेद, संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें मूल रूप से हमें जानकारी किस चीज की मिलती है या क्या दिया गया है? इसमें जो यज्ञों में यज्ञ करते समय या देवताओं की भक्ति करते समय जो स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उन प्रार्थनाओं को की जानकारी हमें मिलती है। और कैसे मिलती है? संगीतमय, संगीतमय प्रार्थना स्तुतियों की जानकारी हमें मिलती है। इसलिए इसको संगीत का ग्रंथ भी कहा जाता है, आदि ग्रंथ, प्रारंभिक ग्रंथ कहा जाता है। इसके पश्चात अगला जो वेद है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें हमें यज्ञ विधान की जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म में यज्ञ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यज्ञ, पूजा अर्चना, इनके यज्ञ विधान की जानकारी हिंदुओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले, प्राचीन काल में आर्यों द्वारा संपन्न किए जाने वाले, राजा महाराजाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञों के विधि विधान और सारी उससे संबंधित सारी जानकारियां हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती हैं। अगला वेद, चौथा वेद जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें टोना टोटका, टोना टोटका, जादू मंत्र और इसके अलावा दवाइयों का उपयोग, औषधियों का उपयोग, इससे संबंधित जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। तो टोना टोटका, जादू मंत्र, ये जितने भी प्रकार के होते हैं, इन सब से संबंधित जानकारी हमें, वो बंगाल का काला जादू, वो वशीकरण की जादू, वो सम्मोहन की कलाएं, ये सारी कलाएं अथर्ववेद में प्राप्त होती है। इस प्रकार से इन चारों वेदों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ये नवीनतम है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नवीनतम है। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्राचीन, सबसे प्राचीन है और आर्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद में संगीत की, यजुर्वेद में यज्ञ की, अथर्ववेद में टोना टोटका, जादू मंत्र, औषधि, वशीकरण आदि की जानकारियां प्राप्त होती है। ये तो हो गए अपने 4 वेद। इसके अलावा इससे विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारियां और प्राप्त होती हैं, जो हम वैदिक युग जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सामान्य जानकारी वेदों की। वेदों के पश्चात अगले जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये वेदों के ही समझने के लिए, वेदों से ही लिए गए हैं या उनको समझाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि वेदों को सरल बनाने के लिए, वेदों को सरल और समझने के लिए, इनके रहस्य समझने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ये लिखे गए हैं, निर्मित किए गए हैं। इनके दर्शन, वेदों के जो दर्शन हैं वो सरल भाषा में सरल स्पष्ट किए गए हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। एक है ऐतरेय और एक है कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसके पश्चात सामवेद। सामवेद का एक है सामवेद का है 25 ब्राह्मण ग्रंथ। 25 ब्राह्मण सामवेद का है, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के। और यजुर्वेद का शतपथ,
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, और अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके? 4 वेदों के 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वेदों के रहस्य को समझने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। उनका दर्शन, वेदों का जो दर्शन है वो इनमें निहित है, इन ब्राह्मण ग्रंथों। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में 2 ग्रंथ वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट हुए। इसके पश्चात अगले प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।